इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शयान ने किले के दरवाजे जबरदस्ती खुलवाने के लिए बेकसूर गुलामों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। हालांकि एक लड़का बिना किसी चोट के किले के अंदर पहुंचने में कामयाब रहा। उसके बच जाने से बाकी गुलामों में उम्मीद की एक किरण जगी, जिससे उन्हें बगावत करने की हिम्मत मिली। इस अफरा तफरी में शयान के काफी सारे सैनिक मारे गए। शयान के सहायक ने उसे हालात की जानकारी दी और उससे सैनिकों की एक टुकड़ी की मांग करता है। अब आगे जब हम शयान के चेहरे की तरफ देखते हैं तो उसकी नाक से बहने वाला खून काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वो इसे भगवान की नाराजगी का संकेत मानती है। हालांकि वो ये मानने से इनकार करती है कि जिस भगवान ने उसे चुना है वो कभी भी उसे इस बात के लिए दोषी ठहराएगा। वो इस ख्याल को झटक देती है और ऐलान करती है कि उसे किसी भी कीमत पर कल सुबह तक कैसल पर कब्जा करना ही होगा और वो अपने सभी सैनिकों को पहाड़ी कैसल पर हमला करने के लिए लगाने को तैयार है। असिस्टेंट हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या वो गुलामों को ऐसे ही खुला छोड़ने का प्लान बना रही है। भले ही वो पहाड़ी कैसल पर कब्जा कर लें, फिर भी उन्हें खून पीने और मजदूरी दोनों के लिए गुलामों की जरूरत पड़ेगी, खासकर तब जब दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हों। वैम्पायर लेडी उसे घूरती है और बिना इजाजत बोलने के लिए बेरहमी से जवाब देती है। इससे पहले कि वो एक और शब्द बोल पाता, वो उसे गर्दन से पकड़ लेती है। वो अपने नुकीले दांत उसमें गड़ा देती है और उसके खून की एक एक बूंद पी जाती है। अब चूंकि उसने कुछ ताजा खून पी लिया है, उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज और फोकस महसूस कर रहा है। वो पास खड़े सैनिकों की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या कोई ऐसा जनरल है जो बिना किसी एक्स्ट्रा बैकअप के इस बगावत को दबा सके। सैनिक घबराते हुए स्टेशन पर मौजूद टुकड़ियों के साथ अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करते हैं। वो उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दे देती है। फिर वो एक बकरी जैसे दिखने वाले सैनिक को अपना नया असिस्टेंट बनाती है और उसे अपना आर्मर लाने का आदेश देती है। वो ऐलान करती है कि वो खुद कैसल के दरवाजे खोलेगी। कैसल के सामने वाले दरवाजे अनगिनत लाशों से पटे पड़े हैं। इसके बावजूद वैम्पायर लेडी रुकने का कोई नाम नहीं ले रही है। इस बीच गुलामों द्वारा शुरू की गई इस अचानक बगावत के कारण उसके कैंप के कुछ हिस्सों में आग लग गई है। रैक इस अफरा तफरी को देखकर हैरान है। उसके बगल में खड़ा कमांडर कुजेल उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उनके बैकअप के कब तक आने की उम्मीद है। रैक शांति से समझाता है कि बैकअप आने में अभी बहुत समय है। चूंकि हमलावर वैम्पायर है, उसे पूरा यकीन है कि यह बगावत गुलामों की वजह से ही हो रही है। कुजेल पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। रैक बस मुस्कुराता है और जवाब देता है कि अब कोकाटू योद्धाओं को इकट्ठा करना अक्लमंदी होगी। लेकिन कमांडर को यह कोई अच्छा आइडिया नहीं लगता, क्योंकि वैम्पायर्स अपना हमला रोककर अपनी सेना को इकट्ठा करेंगे और गुलामों को पकड़ लेंगे। लेकिन रैक को ऐसा नहीं लगता। कुजेल फिर पूछता है कि अगर वैम्पायर्स अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं करने वाले तो वे कैसल के दरवाजे पर कैसे कब्जा करेंगे। रैक कुजेल का ध्यान सामने की तरफ खींचता है, जहां शयान खुद कैसल के दरवाजे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। वो रॉक क्रैक को ललकारती है और हिम्मत है तो बाहर आकर लड़ने की चुनौती देती है। कुजेल उत्सुकता से अपने लीडर से पूछता है कि क्या वो लड़ने जा रहा है। रॉक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि अगर वो अभी उसका सामना नहीं करेगा तो वो कैसल के दरवाजे तोड़ने के लिए अपने भगवान की ताकत का इस्तेमाल करेगी। वो इतनी हताश हो चुकी है कि खुद बाहर आ गई है। रॉक जानता है कि गुलाम जल्द ही दुश्मनों के पीछे से नजर आएंगे और जब ऐसा होगा तो वो कुजेल को कोकाटू योद्धाओं को तैनात करने का आदेश देता है। उसका प्लान दुश्मनों को घेर कर उन्हें खत्म करना है। जहां रैक की रणनीति हमारे लिए बिल्कुल साफ है, वहीं आइए देखते हैं कि शयान क्या सोच रही है। उसका मानना है कि जैसे ही रॉक उससे लड़ने के लिए दरवाजा खोलेगा, वो बड़े नेवलों को उसकी तरफ भेज देगी और फिर वैम्पायर सैनिक बिना किसी परवाह के सबको बुरी तरह काटना शुरू कर देंगे। अगर वो दरवाजे तोड़कर ऊंचाई वाली जगह पर कब्जा कर लेती है तो उसे पूरा यकीन है कि वो पहाड़ी कैसल को निशाना बनाकर एक बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकती है। लेकिन अचानक एक विशाल परछाई उसके चेहरे पर पड़ती है। शयान ऊपर देखती है। ये रॉकरा है जो अपने कोकाटू के ऊपर बैठा है। जबकि वो अभी भी हैरानी में खड़ी है, हमारा भाई पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ता है। उनके हथियार आपस में टकराते हैं और हालांकि वो खुद को बचा लेती है, लेकिन अपने दुश्मन के भारी भरकम वजन ने उसे हैरान कर दिया है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रैक इतना ताकतवर है।
एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाने के बाद रैक फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन एक बार फिर वो खुद को सीधे वार से बचा लेती है। अब तक उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो मुश्किल से ही खड़ी हो पा रही है। सिर्फ 2 हमलों ने ही उसे घुटनों पर ला दिया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है और लगातार लड़ रही है। इस बीच नेबुला अपने सामने हो रही इस लड़ाई को देख रहा है और उसे यह बहुत मजाकिया लगता है कि कैसे उसने रैक को सिर्फ एक मामूली घुड़सवार सैनिक समझकर कम आंका था। यह धांसू बंदा असल में एक लेवल 21 का हीरो एंटिटी है और एनेक्सी एक कॉकाट्रिस है जिसे ज्यादातर हंटर्स तेल लोगों के ग्रुप के साथ भी नहीं पकड़ सकते। हालात पहले ही रैक के पक्ष में झुके हुए हैं। ऊपर से गुलामों ने वैम्पायर जनरल को भी मार गिराया है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जीत लगभग उनकी मुट्ठी में है। लेकिन तभी नेबुला की नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है और वो अजीब चीज है जिल वूबी, जिसकी तरफ से एक विस्पर रिक्वेस्ट आई है। नेबुला को जो बात सबसे अजीब लगती है वो ये कि इस बंदे ने मैसेज करने के लिए सब में से उसे ही क्यों चुना, और वो भी बिल्कुल इसी समय। इस प्लेयर का होना ही बहुत संदिग्ध लग रहा है। उसका निकनेम, लुक, टाइमिंग और यहां तक कि उसकी प्रजाति जो अब तक वजूद में ही नहीं थी, सब कुछ अजीब है। आमतौर पर नेबुला ऐसी कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन खैर हमारा भाई आखिरकार उसे एक्सेप्ट कर ही लेता है। जैसे ही एक्सेप्ट बटन दबाया जाता है, हम इस बंदे को देखते हैं जो किसी पिटे हुए पिनाटा जैसा दिख रहा है और जिसने इंसान का मास्क पहना हुआ है। उसकी ये अजीब शक्ल हमारे लड़के को भी हैरान कर देती है, लेकिन आखिरकार वो उस आदमी से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है क्योंकि हर कोई उसे जिल वूबी बुला रहा है। वो पूछता है कि क्या ये नाम ठीक है, लेकिन ये खौफनाक बंदा कोई जवाब नहीं देता। इसलिए हमारा भाई पूछता है कि वो बोल क्यों नहीं रहा है, जबकि रिक्वेस्ट तो उसी ने भेजी थी। तब जाकर ये कमीना अपना गंदा मुंह खोलता है और नेबुला से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो जीत सकता है। हमारा भाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ में जवाब देता है और इस पर यह अजीब बंदा दावा करता है कि जीत उसकी होने वाली है। लेकिन नेबुला साफ कर देता है कि वो किसी भी अजीब बंदे को जीतने नहीं देगा और यहां तक कहता है कि अगर यह पहाड़ी कैसल की लड़ाई नहीं भी होती तो भी जीत उसी की होती। वो अजीब बंदा फिर कहता है कि वो 2 पैरों वाले नीच और बेवकूफ लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन नेबुला बात साफ करते हुए कहता है कि अगर वो रैक और शयान के बीच की लड़ाई के बारे में बात कर रहा है तो उसे उसकी और भी कम चिंता है, क्योंकि अगर ये गंदी शक्ल वाला नीचे उतर सकता है तो वो भी उतर सकता है। हालांकि जिल वूबी का जवाब वही रहता है, वो उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा है और कहता है कि नेबुला इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकता। नेबुला को कोई आइडिया नहीं है कि ये जोकर क्या बकवास कर रहा है। उसे पूरा यकीन है कि अगर ये बंदा पृथ्वी से आया हुआ कोई इंसान होता तो वो कहता कि वो गेम जीतने वाला है, लेकिन नेबुला को इस गंदी शक्ल वाले बंदे की बात का कोई मतलब समझ नहीं आता जब वो कहता है तुम कुछ भी नहीं बदल सकते। इसलिए वो कुछ जवाब उगलवाने के लिए उसे उकसाने का फैसला करता है। नेबुला एक बार फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा करता है कि वो जीतने वाला है, अपनी सभ्यता का विकास करेगा, सभी महाद्वीपों को जोड़ेगा और हर शहर में मंदिर बनवाएगा। लेकिन ये अजीब बंदा एक बार फिर उसे रुकने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि ये ताकत उसकी नहीं है क्योंकि ये असल में उनकी हुआ करती थी। नेबुला उनकी शब्द सुनकर सोच में पड़ जाता है कि क्या इस नकाबपोश बंदे जैसे और भी लोग हैं। उत्सुकता के मारे वो उसकी असली पहचान के बारे में पूछता है, लेकिन वो नकाबपोश बंदा जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। इसके बजाय वो पूरे घमंड के साथ कहता है कि वो यहां अपना पुराना कर्ज चुकाने आया है। इसके साथ ही ये विस्पर कॉल कट जाती है और नेबुला के मन में कई अनसुलझे सवाल रह जाते हैं। हालांकि वो इस पर ज्यादा देर तक नहीं सोचता क्योंकि अब युद्ध के मैदान में दखल देने का समय आ गया है। लेकिन ठीक उसी पल नेबुला का ध्यान एक अप्रत्याशित चीज पर जाता है। यह एक तरह की लाल ऊर्जा है। इस बीच युद्ध के मैदान में रॉक क्रैक ने शयान का हाथ काट दिया है, लेकिन शयान के चेहरे पर अभी भी साफ गुस्सा देखा जा सकता है। दूसरी ओर रॉक इस खेल को खत्म करने के लिए अपनी पोजीशन लेता है। आखिरकार उसका साथी भगवान जैसी स्पीड से शयान की तरफ दौड़ता है, जबकि रॉक अपना भाला सीधे उसकी तरफ तानता है। लेकिन जैसे ही वो उसका सिर धड़ से अलग करने वाला होता है, उसका साथी अचानक हवा में ही ब्रेक लगा देता है। नेबुला ने जो लाल रोशनी पहले देखी थी वो ठीक उनके सामने आकर गिरती है, जिसे देखकर रॉक पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो लाल रोशनी कोई मामूली स्टंट नहीं था,
वो एक विशालकाय तलवार थी जो किसी उल्का पिंड की तरह नीचे गिरी थी। इस विशालकाय तलवार को पकड़ने वाला बंदा उसी नकाबपोश बंदे जिल वूबी जैसा ही खौफनाक दिख रहा है, बस साइज में बहुत बड़ा है। वो इतना विशाल है कि इस कमीने का चेहरा देखने के लिए भी रॉकरा को अपनी गर्दन पूरी तरह ऊपर उठानी पड़ती है। इस विशालकाय आदमी के 4 हाथ हैं और शरीर इतना बड़ा है कि रॉकरा एक पल के लिए सोचता है कि क्या वो किसी भगवान को देख रहा है। यह बंदा ना सिर्फ एक विशालकाय तलवार पकड़े हुए है, बल्कि अपने बाकी हाथों में एक धनुष, एक हथौड़ा और एक भाला भी लिए हुए है। ऐसा लगता है कि नेबुला को अच्छी तरह पता है कि क्या हो रहा है। उसे उम्मीद थी कि जिल वूबी को उस स्किल का इस्तेमाल करना नहीं आता होगा, लेकिन लगता है वो गलत था। आप देखिए, यह बंदा मैनिफेस्टेशन नाम की एक स्किल का इस्तेमाल कर रहा है जो डिविनिटी लेवल 16 पर मिलती है। डिसेंट स्किल के उलट यह स्किल भगवानों को खुद धरती पर उतरने की इजाजत देती है। इसके बाद भगवान अपने इस मैनिफेस्टेशन का रूप तय कर सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस डोमेन को कंट्रोल करते हैं। यहां तक कि नेबुला भी इसके इतने बड़े साइज को देखकर हैरान है। यह बंदा इतना विशाल है कि स्ट्रैटस जैसा विशालकाय मैंटिस भी इस पर एक खरोच तक नहीं मार पाएगा। रैग भी घबराया हुआ लगता है और पीछे हटने का आदेश देता है, खासकर इसलिए क्योंकि मैनिफेस्टेशन डिसेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा फेथ खींचता है। जिल वूबी के मौजूदा लेवल पर इस मैनिफेस्टेशन को बनाए रखने के लिए उसे बलियों की जरूरत पड़ेगी, और चूंकि वो अभी कोई बड़ा समारोह नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास वहीं मौके पर ही बलि लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसका मतलब है कि उसे अपने ही लोगों को मारना होगा, और बिना देर किए यह कमीना मुट्ठी भर लोगों को पकड़ता है और उन्हें सीधे अपने मुंह में डाल लेता है। शयान अपने सामने यह नजारा देखकर पूरी तरह हैरान है। उसे इस बात पर गर्व महसूस होता है कि उसने इसे अपना भगवान चुना। उसे दोस्त या दुश्मन की कोई परवाह नहीं है, वो बस खून और मांस निगल रहा है। यह सारा पागलपन उसे जोर से हंसाता है, क्योंकि उसके दिमाग में यह भगवान उससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। इस बीच हालात को समझने के बाद नेबुला को यकीन है कि वो अपने कुछ लिजर्ड मैन खो देगा, लेकिन अगर वे बगल के रास्ते से भाग जाते हैं जहां दुश्मन की पकड़ कमजोर है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एक बार जब ये मॉन्स्टर अपनी ताकत फेथ वापस पा लेगा तो पहाड़ी कैसल पहले ही खाली हो चुका होगा और शयान की बची हुई सेना कैसल पर दोबारा कब्जा कर लेगी। लेकिन इसका वेम्पायर सेना पर भारी असर पड़ेगा और जिल वूबी के रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे। वे पहाड़ी कैसल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और केवल कुछ ही सैनिक बचेंगे जिन्हें अपनी सेना को फिर से खड़ा करने के लिए पूरे महाद्वीप की यात्रा करनी पड़ेगी। एक बार जब उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी तो नेबुला उनसे खुद निपटने का प्लान बनाता है। बाकी खिलाड़ियों को काफी नुकसान होगा, लेकिन यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इस बीच रॉकरा यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर कोई जितनी जल्दी हो सके कैसल से बाहर निकल जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि यह दुष्ट भगवान कब हमला कर दे। कमांडर कुजेल रिक्वेस्ट करता है कि रॉकरा अपने लोगों के साथ पहाड़ी के नीचे चला जाए और वो खुद कैसल की देखभाल करेगा, लेकिन रॉक सिर्फ भागने के लिए अपने योद्धाओं को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुजेल उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक लीडर नहीं है बल्कि एक राजा भी है, लेकिन रॉक अपनी बात पर अड़ा रहता है और साफ कर देता है कि राजा होने का मतलब ये नहीं है कि उसे कायरों की तरह बर्ताव करने का अधिकार मिल गया है। कुजेल उसे राजा होने की जिम्मेदारियां याद दिलाने की कोशिश करता है। वो सबसे ज्यादा पूजनीय है, उनका रोल मॉडल है और उसे उनका नेतृत्व करना चाहिए। वे तब तक बहस करते रहते हैं जब तक कि एक धमाके से उन दोनों का ध्यान नहीं भटक जाता। कुजेल फिर रॉकरा को याद दिलाता है कि उसकी मौत से उनके देश में भारी तबाही मच जाएगी और उनके वारिस अभी छोटे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वो खुद को सुरक्षित रखे। लेकिन रैक के लिए अगर अपने लोगों को छोड़कर भागना ही राजा कहलाना है तो वो इस पद के लायक नहीं है। वो अपने सामने खड़े उस विशालकाय मॉन्स्टर को देखता है और बता सकता है कि उसका आधा पेट भी नहीं भरा है। पहाड़ी कैसल आधा भी खाली नहीं हुआ है। रैक जानता है कि भगवानों की ताकत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, इसलिए अगर वे उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें तो वैम्पायर किंग जिंदा बच जाएगा और पहाड़ी कैसल जीतने के बाद वो महाद्वीप में भाग जाएगा। लड़ाई कई सालों तक चलेगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, और अंत में जीत उन्हीं की होगी। लेकिन रैक ऐसी जीत नहीं चाहता जिसकी कीमत अनगिनत बलिदान हो।
यही सोचकर रैक कुजेल की कोई भी सलाह मानने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वो अपने साथी को रास्ते से हटाता है और सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। रैक को इतनी बेवकूफी भरी और खतरनाक हरकत करते देख नेबुला भी सदमे में है। उसे रोकने के लिए नेबुला डिसेंट स्किल का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि रैक डिसेंट स्किल को रोक रहा है। नेबुला के पास जबरदस्ती डिसेंट करने का ऑप्शन है, लेकिन हैरानी की बात है कि वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। अगर वो जबरदस्ती डिसेंट करता है तो रैक कुछ पल के लिए जम जाएगा और बस उसी पल में वो मॉन्स्टर उसे मार डालेगा। इस बीच रैक आखिरकार उस विशालकाय मॉन्स्टर के आमने सामने आ जाता है। विशाल मॉन्स्टर जल्दी से उस पर वार करता है, लेकिन रैक आसानी से उस वार से बच निकलता है। दूसरी तरफ नेबुला बेताब हो रहा है। वो बस यही मना रहा है कि रैक पीछे हट जाए। वो इस लड़ाई में ना पड़ने की साफ चेतावनी के तौर पर लाल तितलियां भी भेजता है, लेकिन रैक इस मैसेज को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, जिससे नेबुला का दिमाग और भी खराब हो जाता है। रैक उस विशालकाय जीव पर जो तीर चलाता है वो उसे सुई की चुभन की तरह मुश्किल से खरोच पाता है और बिना किसी नुकसान के गिर जाता है। मॉन्स्टर तुरंत पलटवार करते हुए अपनी विशाल तलवार सीधे रैक की तरफ नीचे लाता है, लेकिन रॉक ठीक समय पर हवा में छलांग लगा देता है और नीली बिजली के साथ उस दरिंदे पर हमला करता है। बदकिस्मती से वो नीली बिजली इस विशालकाय मॉन्स्टर के लिए एक छोटी सी गुदगुदी से ज्यादा कुछ नहीं है। चूंकि नेबुला अभी डिसेंट नहीं कर सकता, इसलिए वो एक दूसरा ऑप्शन चुनता है, जो है लड़ाई के लिए फेथ रिसोर्सेस स्पॉन्सर करना। जैसे ही वो ऐसा करता है, रैक उस विशालकाय मॉन्स्टर पर रोशनी के एक उतने ही विशाल तीर से हमला करने में कामयाब हो जाता है, जिससे उस दरिंदे की हालत खराब हो जाती है। इन सब के दौरान रैक लगातार डिसेंट स्किल को रेजिस्ट कर रहा है और ये नेबुला को पागल किए दे रहा है। नेबुला जानता है कि ब्लैक स्केल कबीले के कुछ योद्धा अपने चीफ के आदेशों की नाफरमानी कर देते अगर इससे उसकी जान बच सकती थी, जो बिना किसी शक के साबित करता है कि रैक एक सच्चा योद्धा है। लेकिन नेबुला को यकीन नहीं है कि रैक को भगवान की इच्छा के खिलाफ जाना चाहिए या नहीं। वो देख सकता है कि रैक किस गलत लॉजिक का पालन कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डालकर ज्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। रैक को लगता है कि इस मॉन्स्टर से लड़ने से उसके मैनिफेस्टेशन का समय कम हो जाएगा। उसके लिए एक खोखली जीत से ज्यादा लोगों की जान बचाना मायने रखता है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। जैसे ही रैक मॉन्स्टर के सिर के काफी करीब पहुंचता है, वो स्टिंगरे को मदद के लिए पुकारता है। नीली बिजली की आत्मा उसकी बात मानती है और रैक के भाले को इलेक्ट्रिक पावर से चार्ज कर देती है। रैक अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर के सिर पर भाला फेंकता है। इसके बाद जो कुछ भी दिखाई देता है वो सिर्फ धुआं है, लेकिन उस धुएं के अंदर मॉन्स्टर की लाल आंखें चमकने लगती है, जो एक साफ इशारा है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। वो विशालकाय मॉन्स्टर अपना भारी भरकम हथौड़ा घुमाता है और एक ही विनाशकारी वार से रैक हमेशा के लिए ढेर हो जाता है। नेबुला के लिए यह एक दिल तोड़ देने वाला नजारा है। सिस्टम रैक को एक ट्रिब्यूट के साथ सम्मानित करता है। रॉकरा, योद्धा, द हैंड हंटर, द लिजर्ड मैन ऑफ थंडर, पहला चुना हुआ, ब्लैक स्केल कबीले का चीफ, हुक्रीन का संस्थापक राजा, महान थंडर ड्रैगन राजा, सभी लिजर्ड मैन के लिए एक आदर्श जिसने रास्ता खोला और किसी से भी महान राजा। रैक द हाई प्रीस्ट अब नहीं रहा। इस नुकसान की वजह से नेबुला अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स खो देता है, लेकिन इसका इमोशनल झटका कहीं ज्यादा भारी है। नेबुला के लिए नहीं, बल्कि रैक के सभी फैंस के लिए। रैक का बेजान शरीर बेरहमी से जमीन पर गिरता है और वो विशालकाय मॉन्स्टर अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि रैक का जो कुछ भी बचा है उसे कुचल दे, ताकि उसका नामो निशान भी ना बचे। नेबुला सिर्फ सदमे में देख सकता था। उसके लिए यह सबसे बड़ा रणनीतिक नुकसान था जिसका वो सामना कर सकता था। बेशक इतने नाजुक मोड़ पर अपनी सबसे कीमती चीज खोना थोड़ा असुविधाजनक है,
लेकिन नेबुला को इतनी उम्मीद तो थी। अब वो रॉकरा की जगह पर ही ख्योंग को नियुक्त करेगा और जहां तक रॉकरा की बात है, नेबुला उसे परलोक भेजने का प्लान बनाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना अगला प्लान शेयर कर पाता, उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। ये उसे याद दिलाता है कि रॉकरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका सभी सम्मान करते थे, का निधन हो गया है और कई लोग उसकी मौत का शोक मना रहे हैं। बेशक नेबुला को यह देखकर बहुत चिढ़ मचती है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम कोई जानी मानी बात बताकर उसका मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि रॉकरा को एक अपोस्टल भगवान का दूत घोषित कर दिया गया है और उसने एक ईश्वरीय दर्जा हासिल कर लिया है। ये नेबुला को पूरी तरह से चौंका देता है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। ये लगभग अवास्तविक लगता है। आप देखिए, अपोस्टल वो होते हैं जो भगवानों की मदद करते हैं, और जब भगवान की रचना बढ़ती है या जब कोई ड्रैगन जैसा विशेष प्राणी उनके फेथ का हिस्सा बन जाता है, तो उन्हें अपोस्टल बनाया जा सकता है। कभी कभी आम जीव भी इस दर्जे तक पहुंच सकते हैं, जिसे असेंशन के रूप में जाना जाता है। अपोस्टल तुरंत डिविनिटी लेवल प्राप्त कर सकते हैं और सिर्फ भगवान के आदेशों का पालन करने के बजाय आगे बढ़कर फेथ फैला सकते हैं। हालांकि जो बात नेबुला को परेशान कर रही है वो ये है कि रैक के असेंशन की दोनों में से कोई भी शर्त पूरी होती नहीं दिख रही है। अपोस्टल असेंशन के लिए शर्तें ये हैं: जीव का लेवल कम से कम हीरो रैंक का होना चाहिए, यानी लेवल 21 या उससे ज्यादा। जीव की कहानी ज्यादातर लोगों को पता होनी चाहिए। जीव के अंदर भगवान के प्रति अटूट फेथ होना चाहिए, और सबसे आखिर में नेबुला के पास फेथ वैल्यू 1 मिलियन होनी चाहिए। हालांकि पहली शर्त पूरी हो गई है, लेकिन बाकी सब अनक्लियर है। नेबुला को पक्का नहीं पता कि किसी जीव को बहुसंख्यक लोगों द्वारा जाने जाने का असल मतलब क्या है, या भगवान में अटूट फेथ होने का क्या अर्थ है। सबसे बढ़कर आखिरी शर्त तो क्राइटेरिया को बिल्कुल भी पूरा नहीं करती। उसका डिविनिटी लेवल 11 होने और फेथ वैल्यू केवल 100,000 होने के कारण यह अपोस्टल क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता। नेबुला के पास 1 मिलियन फेथ वैल्यू होने के लिए उसका खुद का डिविनिटी लेवल कम से कम 21 होना चाहिए, लेकिन उसका वर्तमान डिविनिटी लेवल अभी भी 11 पर है, जिससे यह असंभव हो जाता है। तभी एक और नोटिफिकेशन उसे चौंका देता है, जो बताता है कि उसने फेथ की संभव संख्या को पार कर लिया है और फेथ का काउंट अब आसमान छू रहा है। नेबुला यह देखकर निशब्द रह जाता है। जबकि उसका फेथ गिर रहा था, वो एक अविश्वसनीय स्पीड से भर भी रहा है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि यह सारा फेथ कहां से आ रहा है। उसी पल सीन उस विशालकाय मॉन्स्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर रहा है। उस तबाही को देखते हुए सभी गुलाम रैक के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। ये सिर्फ गुलाम और लीजरमैन ही नहीं है, यहां तक कि वैम्पायर भी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नेबुला को लगता है कि इतनी ज्यादा फेथ वैल्यू पैदा करने के लिए रैक के लिए प्रार्थना करने वाले पर्याप्त लोग नहीं हैं। ये गेम के नियमों के खिलाफ जाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि नेबुला इन सब के बारे में गलत हो सकता है। वो तब पूरी तरह हैरान रह जाता है जब वो इस संभावना पर विचार करने लगता है कि शायद ये दुनिया कोई गेम नहीं है। आप देखिए, पेरिश्ड वर्ल्ड एक गेम था, लेकिन ये दुनिया उन्हीं नियमों का पालन करती नहीं दिखती। सिस्टम केवल इसे एक गेम की तरह दिखाता है। अगर वो सही अंदाजा लगा रहा है तो इसका मतलब है कि लोगों की भावनाओं, विश्वासों और दृढ़ संकल्पों को सिस्टम द्वारा आसानी से मापा नहीं जा सकता। नेबुला जो देख रहा है वो सिस्टम की सीमाओं से परे कुछ है। ये चमत्कार है, कुछ ऐसा जो गेम के नंबर्स और सीमाओं को पार कर जाता है। लोगों की सामूहिक मान्यताएं और विश्वास इतने मजबूत हैं कि उन्होंने कुछ असाधारण ट्रिगर कर दिया है। तभी सिस्टम नेबुला को प्रॉम्प्ट करता है, यह बताते हुए कि रॉकरा एडवेंट का अनुरोध कर रहा है। नेबुला यह देखकर काफी हैरान है। अभी अभी रॉकरा के मरने के बावजूद वो एक अपोस्टल के रूप में लड़ना चाहता है। शुरुआत में नेबुला हिचकिचाता है। उसके पास युद्ध के मैदान में रैक को सपोर्ट करने के लिए स्टैट्स नहीं है, लेकिन फिर उसे कुछ महत्वपूर्ण याद आता है। रैक की प्रसिद्धि और जीवित रहते हुए उसने जो
उपाधियां अर्जित की वे कहानी का प्राणी बनने के बाद रैक की क्षमताओं में दिखाई देंगी। ये सोचकर नेबुला हां दबाता है और रैक को उसकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता है। इस बीच जमीन पर कमांडर खुजेल बाकी लिजर्डमैन को बाहर निकलने में मदद कर रहा है। अपने राजा की मौत देखने के बाद हर कोई सुन्न महसूस कर रहा है। हालांकि कमांडर खुजेल दुख में डूबने के अलावा और कुछ नहीं चाहेगा, लेकिन इसके लिए समय नहीं है। वो जानता है कि उसे रैक के बलिदान का पूरा फायदा उठाना है। उनके राजा की बदौलत हर कोई सुरक्षित बच सकता है, लेकिन खुजेल को यकीन नहीं है कि जेल को जब पता चलेगा कि उनका राजा मर चुका है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अब तक महाद्वीप के कई लोग अपने लालच के लिए लड़े हैं, कीमती चीजों को अपने लिए हथियाने की कोशिश की है, लेकिन कुजेल को लगता है कि लॉर्ड रैक के कार्यों से कुछ बदलेगा। उसे पूरा यकीन है कि रॉक की मौत का गहरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उसे यकीन नहीं है कि क्या वे कभी उस दुष्ट भगवान को पूरी तरह से हरा पाएंगे। जैसे ही कुजेल इस पर विचार करता है, कुछ अविश्वसनीय होता है। अचानक सभी को कड़कती हुई बिजली की आवाज सुनाई देती है और आसमान से उल्का पिंड की तरह एक बिजली नीचे गिरती है। उस रोशनी की तेज चमक सभी को जमने पर मजबूर कर देती है। रोशनी इतनी अंधा कर देने वाली है कि वो विशालकाय मॉन्स्टर भी अस्थायी रूप से अंधा हो जाता है। घबराहट में वो जीव अपना विशाल हथौड़ा रोशनी के स्रोत की तरफ घुमाता है, लेकिन जैसे ही हथौड़ा करीब आता है, मॉन्स्टर का हथियार ऐसे दूर फेंका जाता है जैसे वो कोई भरवा खिलौना हो। फिर मॉन्स्टर को एक जानी पहचानी मौजूदगी का एहसास होता है और वो जल्दी ही अपना आपा खोने लगता है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये रैक है जिसने अभी अभी असेंशन प्राप्त किया है और आप बता सकते हैं कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो बिल्कुल एक पावर हाउस की तरह लग रहा है, एक खतरनाक लिजर्ड मैन बीस्ट, और ये साफ है कि वो अब एक बिल्कुल नए स्तर पर है। अपने राजा को युद्ध के मैदान में वापस देखकर सभी लिजर्ड मैन खुशी से झूम उठते हैं। दूसरी ओर वैम्पायर ये देखकर पूरी तरह से चकराए हुए हैं कि रैक अभी भी जिंदा है, या यूं कहें कि एक नए ईश्वरीय अवतार में लौट आया है। हालांकि वो विशालकाय मॉन्स्टर गुस्से से पागल है। एक मामूली इंसान द्वारा उसे चुनौती देने का विचार ही उसके लिए बहुत बड़ा अपमान है। हताशा में वो अपना विशालकाय हथौड़ा उठाता है और उसे एक बार फिर से नीचे गिराने की तैयारी करता है, लेकिन रैक ये सब सहने के लिए यहां नहीं है। वो अपनी पोजीशन लेता है और अपनी थंडर पावर को चैनलाइज करना शुरू करता है। जैसे ही हथौड़ा नीचे आने लगता है, रैक खुद को बिजली के बोल्ट की तरह लॉन्च करता है और मॉन्स्टर के दाहिने कंधे पर सीधे वार करता है, जिससे वो दर्द से कराह उठता है और कुछ पल के लिए लड़खड़ा जाता है। जैसे ही रैक खुद को एक और हमले के लिए तैयार करता है, हमें स्क्रीन पर उसके नए रिवाइज स्टैट्स की एक झलक मिलती है। वो अब लेवल 6 का योद्धा और राजा है, लेकिन एक अपोस्टल के रूप में उसके असेंशन ने उसे एक प्रभावशाली लेवल 13 पर पहुंचा दिया है। इसके साथ ही उसके अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने वाले अन्य स्टैट्स की एक पूरी लिस्ट है। एक बात तो साफ है, एक अपोस्टल होना कोई मजाक नहीं है। रैक सिर्फ वापस ही नहीं आया है, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और वो यहां पासा पलटने आया है। नेबुला भी रैक के नए स्टैट्स अपग्रेड्स को बड़ी हैरानी से देखता है। वो ध्यान देता है कि एक हाई प्रीस्ट के रूप में रैक के पास जो लेवल थे, वे आसानी से एक अपोस्टल के रूप में उसकी नई भूमिका में ट्रांसफर हो गए हैं। चूंकि अपोस्टल्स के पास डिविनिटी होती है, इसलिए इन लेवल्स में अब डी स्टेट नाम की एक चीज शामिल है जो डिविनिटी को दर्शाती है। हालांकि नेबुला जानता है कि केवल इतना ही जिल वूबी के लेवल 16 के मैनिफेस्टेशन का सामना करने के लिए काफी नहीं है। उस विशाल मैनिफेस्टेशन का डिविनिटी लेवल 16 डी है, जो रॉक के लेवल से 3 रैंक ज्यादा है। लेकिन नेबुला को एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। एक अपोस्टल की असली ताकत केवल उसके रॉ लेवल्स में नहीं होती। यह सब उनकी स्किल्स, प्रसिद्धि और उपाधियों के बारे में है, जो अनोखी क्षमताओं के रूप में दिखाई देती हैं। रैक का शक्ति का पहला प्रदर्शन हथौड़े को रोकना हैंड हंटर नाम की एक स्किल के कारण संभव हुआ था। रॉ पावर में भारी अंतर होने के बावजूद इस स्किल ने रैक के लिए उस हथियार को रोकना मुमकिन कर दिया।
चूंकि रैक अब कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं रहा, हम वेपन क्रिएशन नाम की एक और स्किल देखने वाले हैं। रैक वेपन क्रिएशन को एक्टिवेट करता है और एक विशाल धनुष बनाता है। उस विशालकाय मैनिफेस्टेशन को चुनौती देते हुए जो अब हवा में उड़ते हीरो को नीचे गिराने के लिए एक धनुष भी पकड़े हुए है। वो मॉन्स्टर एक विशालकाय तीर छोड़ता है, लेकिन रैक तैयार है। वो अपनी सारी बिजली अपने खुद के तीर में चैनलाइज करता है, उसे थंडर की शक्ति से चार्ज करता है। लिजर्ड मैन ऑफ थंडर के नाम से जानी जाने वाली यह क्षमता रैक की सबसे शक्तिशाली स्किल्स में से एक है। यह बिजली पर आधारित हमलों को बढ़ावा देने के लिए फेथ का इस्तेमाल करती है, जो रैक को तबाही लाने वाले तूफान में बदल देती है। एक बार जब वो विशालकाय थंडर हमला छूटता है तो वो आने वाले तीर को निगल जाता है और सीधे उस विशालकाय कमीने की तरफ बढ़ता है, जिसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। लेकिन फिर भी वो थंडर का हमला चाहे जितना भी विशाल क्यों ना हो, ये मॉन्स्टर हार मानने को तैयार नहीं है। इस अपोस्टल से हारने का ख्याल, जिसने अभी अभी डिविनिटी हासिल की है, उसे बिल्कुल हजम नहीं होता। इसलिए ये विशालकाय मॉन्स्टर एक बार फिर हमारे लिजर्ड हीरो पर अपना भारी भरकम हथियार फेंकता है। लेकिन रैक जल्दी से उस भाले के ऊपर सर्फिंग करता है और आसमान में और ऊंचाई पर जाने के बाद वो अपना खुद का दिव्य भाला तैयार करता है, उसे नीचे फेंकने के लिए एकदम रेडी। लिजर्ड मैन कबीले के लोग खुशी से चीयर करते हैं, अपना पूरा सपोर्ट और शुभकामनाएं देते हैं। अपने राजा के प्रति उनके इस पॉजिटिव रवैये के कारण सिस्टम सौहार्द में 4 पॉइंट डिविनिटी बढ़ने और हुक्रीन के नागरिकों के साथ संबंधों के कारण एक और 4 पॉइंट बढ़ने की घोषणा करता है। जिन गुलामों की रॉक ने मदद की है वो अब उसका नाम जानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। इसकी वजह से कैमराडरी में 4 पॉइंट का एक्स्ट्रा डिविनिटी बूस्ट भी मिलता है। अभी रॉकरा अपने सौहार्द और करिश्मे के दम पर एक अपोस्टल का फेथ कमा रहा है, और जब आप इसमें द फर्स्ट चोजन वन नाम की ये दूसरी स्किल जोड़ते हैं तो ये उसके स्टैट्स को अभी अभी मिले फेथ रिसोर्सेज के हिसाब से बढ़ा देती है। सीधे शब्दों में कहें तो जितने ज्यादा लोग रॉकरा के लिए प्रार्थना करेंगे वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा। इतनी सारी ताकत इकट्ठा करने के बाद रैक अपनी पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी को चैनलाइज करते हुए उस मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। अपने राजा को वापस एक्शन में देखकर कुजेल बहुत गर्व और कॉन्फिडेंट महसूस करता है। वो अपने राजा से इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने को कहता है। लोगों के नजरिए से देखें तो उन्हें एक बेहद चमकीला तारा सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उससे निकलने वाली रोशनी इतनी तेज है कि सभी को अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। लेकिन एक गुलाम लड़का अपनी आंखें फाड़कर यह सब देख रहा है और वो देखता है कि कैसे उस विशालकाय मॉन्स्टर का उतना ही विशाल सिर उस रोशनी से पूरी तरह तबाह हो जाता है। वो रोशनी लगभग उम्मीद की एक किरण जैसी है जो उस मॉन्स्टर को मार गिराती है और सभी को पूरी तरह से हैरान कर देती है। सभी लिजर्ड मैन और गुलाम खुशी से झूम रहे हैं। मॉन्स्टर को आखिरकार खत्म होते देख कुजेल अपने राजा की तरफ दौड़ता है, तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, अपना सिर झुकाता है और अपने राजा के जवाब का इंतजार करता है। रैक कहता है कि अब उसे जाना होगा, लेकिन कुजेल को समझ नहीं आता कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहा है। रैक फिर बताता है कि वो सच में मर चुका था और यही स्वर्ग का नियम है, लेकिन कुजेल बहस करता है और कम से कम महल लौटकर अपने प्रियजनों को आखिरी अलविदा कहने की विनती करता है। रैक विनम्रता से उसे याद दिलाता है कि उन्हें स्वर्ग के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बेशक कुजेल की आंखों में आंसू हैं, इस ख्याल से ही वो टूट चुका है कि उसका सबसे प्यारा लीडर उसे छोड़कर जाने वाला है। लेकिन तभी रॉकरा उसे अपना भाला देता है और कहता है कि वो ये हथियार रख ले जिसने हुक्रीन में उस दुष्ट भगवान को मारा है। ये एक दिव्य वस्तु है, इसलिए बेहतर होगा कि वो इसे सावधानी से संभाले। कुजेल पूरे सम्मान के साथ अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है, जबकि रॉकरा उसे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान देता है। वो उससे कहता है कि किसी भी बात को लेकर दुखी ना हो, क्योंकि वो भगवान के एक अपोस्टल के रूप में हुक्रीन की रक्षा करने वाला है। कुजेल अपने राजा से वादा करता है कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि इस धरती से रॉकरा का नाम कभी ना बुलाया जाए। लेकिन हैरानी की बात है कि रैक उससे कहता है कि उसे इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए। कुजेल को कोई आइडिया नहीं है कि उसके राजा का क्या मतलब है, लेकिन रैक को पूरा यकीन है कि वो खुद ही ये बात समझ जाएगा और इसी के साथ वो बाकी की जिम्मेदारी कुजेल
फजेल के काबिल हाथों में सौंप देता है। कमांडर रोते हुए अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों को निभाने का वादा करता है और देखते ही देखते उसका राजा उसके सामने से गायब हो जाता है। दुष्ट भगवान की हार के बाद कुछ वैम्पायर्स ने सरेंडर कर दिया, जबकि बाकी छोटी टुकड़ियों में बिखर गए। हाई प्रीस्ट शयान अपना भगवान खोने के बाद अपने ही लोगों द्वारा मार दी गई और उसे हुक्रीन को सौंप दिया गया। समय बीतता गया और ऐसे ही 137 साल गुजर गए। हुक्रीन की राजधानी ओरायन में ये राजा अनपोंग के शासन का 23rd साल था। महल की एक लाइब्रेरी में इस बूढ़ी औरत को इस विचार से साफ तौर पर नाखुश देखा जा सकता है कि वे पहले राजकुमार को छोड़कर उसकी जगह तीसरे राजकुमार को क्राउन प्रिंस बनाने की योजना बना रहे हैं। उसकी तीखी आवाज से साफ है कि वो इस सुझाव का कड़ा विरोध कर रही है। उसके सामने एक सफेद लिजर्ड मैन है जिस पर उसके विरोध का कोई असर होता नहीं दिख रहा। सफेद लिजर्ड मैन एक बार फिर पहले राजकुमार को छोड़कर तीसरे राजकुमार को ताज पहनाने का सुझाव देता है, लेकिन एक बार फिर बूढ़ी औरत अपना विरोध जताती है। आखिर ये एक पुरानी परंपरा रही है कि पहला राजकुमार ही हमेशा शाही गद्दी का वारिस होता है। ये परंपरा अब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इसलिए इसे अचानक से तोड़ना सही नहीं लगता। और हाँ, अब हमें उसे सफेद लिजर्ड मैन बुलाने की जरूरत नहीं है। उसका नाम डुनन है और वो राइट कैबिनेट में हंटिंग मिनिस्टर का पवित्र पद संभालता है। आगे बढ़ते हुए डुनन उसे याद दिलाता है कि हुक्रीन के इतिहास में पहले भी ऐसे अपवाद रहे हैं, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस बार इस विचार के खिलाफ क्यों है। बेशक वो मानती है कि पहला राजकुमार थोड़ा आलसी किस्म का है, जो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता और मजे करने वाला एक लापरवाह इंसान है, लेकिन ये उसे क्राउन प्रिंस के पद से हटाने का कोई पुख्ता कारण नहीं है। वैसे ये महिला लेफ्ट कैबिनेट की लीडर है। इसका नाम हुई मून है। जहां उसे नहीं लगता कि पहले राजकुमार का ये गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कोई चिंता की बात है, वहीं डुनन की राय इसके बिल्कुल उलट है। जरा उन अफवाहों को देखिए जिनसे पता चलता है कि पहला राजकुमार शिकार करना सीखने के ठीक बाद ऑरजोन के सड़क छाप गुंडों के साथ शिकार पर निकल गया था। अगर राज्य के वारिस अपनी जिम्मेदारियों से इतने दूर रहेंगे, हमेशा पार्टी करेंगे और काम से जी चुराएंगे, तो कोई भी मंत्री ऐसे शासक के अधीन काम करना नहीं चाहेगा। लेकिन हुईमून का मानना है कि पहला राजकुमार लंबे समय से बीमार है और वो उस पर कोई ऐसा दबाव नहीं डालना चाहती जिससे उसकी हालत और खराब हो जाए। वो यहां तक सुझाव देती है कि डुनन अपने शब्दों को लेकर थोड़ा और संवेदनशील बने। सफेद लिजर्ड मैन ईमानदारी से मानता है कि उसके बात करने के तरीके में हमदर्दी की कमी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो पहले राजकुमार को गद्दी पर देखना चाहता है। वो हुईमून को सुझाव देता है कि वो राजा को समय से पहले ही अपनी राय का हल्का सा इशारा दे दे। वो नहीं चाहता कि जिस दिन वो सीधे तौर पर पहले राजकुमार को हटाने की घोषणा करे, उस दिन राजा को कोई बड़ा झटका लगे। बेशक ये बात उस महिला का थोड़ा दिमाग खराब कर देती है, ये देखकर कि ये रेप्टाइल कितना कोल्ड ब्लडेड है। देखा मैंने यहां क्या किया। इस बीच लिजर्ड उस पर दबाव डालता है कि वो तीसरे राजकुमार का नाम क्राउन प्रिंस के लिए आगे रखे और जो भी हंगामा करने की कोशिश करे उसे मनाए। हुईमून साफ तौर पर इस बात से संतुष्ट नहीं है कि वो इस नाजुक मुद्दे को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसके पीछे भागती है और उस पर फिर से विचार करने का जोर डालती है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी राय डनन के लिए कोई मायने नहीं रखती। वो उसे सीधे तौर पर नजरअंदाज कर देता है। वो बस डनन के पीछे बड़बड़ा सकती है और इस बंदे की हमेशा वाली जिद को कोस सकती है। ये सारा क्राउन प्रिंस का ड्रामा किस बारे में है, इसे समझने के लिए यहाँ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, हुक्रीन के महान राजा रॉकरा को मरे हुए 100 साल हो चुके हैं। शाही परिवार रॉकरा के वंशजों के जरिए आगे बढ़ा है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद से हर राजा अपने अपने तरीके से कामयाब रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी उस महानता के करीब तक नहीं पहुंच सका जो रॉकरा के पास थी। और जहां कुछ औसत दर्जे के राजा भी हुए हैं, वहीं मौजूदा शासक राजा अनपोंग को आमतौर पर ऐसे इंसान के रूप में देखा जाता है जिसने देश में शांति लाई, भले ही उसने पिछले 10 सालों में कुछ खास हासिल न किया हो।
अब शाही परिवार में इस बात को लेकर तनाव बढ़ रहा है कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। सीन अब इस बूढ़ी लिजर्ड महिला की तरफ शिफ्ट होता है जो शायद राजकुमार की टीचर है। उसका नाम रावीन कुज है। उसके सामने तीसरा राजकुमार काइल लार्क ओरजोन बैठा है जो अभी 12 साल का है। चूंकि काइल ने लगभग हर विषय और फील्ड की लाइब्रेरी की हर किताब पढ़ ली है, इसलिए उसकी टीचर जानना चाहती है कि वो आगे किस फील्ड में पढ़ाई करना चाहेगा। लेकिन काइल के लिए केवल एक फील्ड चुनना मुश्किल हो रहा है। उसे बहुत सी चीजें दिलचस्प लगीं, इसलिए वो पूछता है कि क्या एक से ज्यादा फील्ड चुनना मुमकिन है। रवीन सुझाव देती है कि वो संक्षेप में उन किताबों के बारे में बताए जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा आकर्षित किया और उसे उनमें क्या पसंद आया। सबसे पहले वो ओवेन की ट्रेवल डायरी का जिक्र करता है। वो कहता है कि उसे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये उन अनगिनत जगहों और प्रजातियों के बारे में बताती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। ये मूल रूप से ओवन नाम के एक लिजर्ड मैन द्वारा लिखी गई एक ट्रेवल डायरी है जो रैक की पीढ़ी के दौरान रहता था। ओवन एक यात्री था जो हर तरह की जगहों पर गया था और अपनी जिंदगी के आखिरी समय में पश्चिम की ओर जाने से पहले उसने 9 ट्रेवल जर्नल छोड़े थे। चूंकि 9वीं किताब के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए 10वीं किताब को भ्रम की किताब बुक ऑफ इल्यूजन्स के नाम से जाना जाता है। रवीन काइल की पहली पसंद के बारे में सुनकर खुश होती है क्योंकि ये बस यही दिखाता है कि वो कई बच्चों की तरह ही है जिन्हें एडवेंचर की कहानियां पसंद हैं। लेकिन फिर वो तब हैरान रह जाती है जब वो अपनी लिस्ट की अगली किताबों का जिक्र करता है, ज़ेल की एल्जेब्रिक थ्योरी और ओराज़ोन का आर्किटेक्चरल डिजाइन। वो कहता है कि ज़ेल की किताबें लॉजिक को मजेदार बनाती हैं और आप सच में उसकी लिखावट के जरिए लोगों के प्रति उसके प्यार को महसूस कर सकते हैं। ज़ेल अपने समय की एक गणितज्ञ और आर्किटेक्ट थी। उसने अपने युग के गणित को एक साथ संकलित किया था जिसने उसे इतिहास में एक अनोखी शख्सियत बना दिया। उसने 4 वाटर व्हील्स के निर्माण की निगरानी भी की थी और राजधानी शहर ओमेजॉन को डिजाइन किया था। उसकी हर उपलब्धि और आविष्कार किताबों में साफ तौर पर दर्ज है। यह देखते हुए कि ओराज़ोन का आर्किटेक्चरल डिजाइन कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फ्लोर प्लान से भरा हुआ है, यह थोड़ा पागलपन लगता है कि काइल जैसा बच्चा सिर्फ उसे पढ़कर आर्किटेक्ट की भावनाओं को समझ सकता है।